नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो बीएड डीएलएड का एग्जाम आपका कल होने वाला है ना, तो उससे रिलेटेड जो शिक्षण अभिरुचि है उस टॉपिक से हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इस एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग क्या है शिक्षण अभिरुचि को देखेंगे। ठीक, आपका एग्जाम क्या है कल, तो एक बार इसको आप लोग रिविजन बेस पे जरूर इस एमसीक्यू को कीजिएगा। जो भी बीएड और डीएलएड का एग्जाम दिला रहे हैं, है ना, जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है आपका, एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, शिक्षण के प्रमुख स्तर क्या हैं? जो शिक्षण है, एजुकेशन है, उसके प्रमुख स्तर क्या है? तो ऑप्शंस देखिए मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। थोड़ा सा समय दूंगी ताकि आप पढ़े और आंसर लगाने का प्रयास करें। ठीक है, ये जो भी एग्जाम होता है तार्किक बेस में होता है कि एक शिक्षक जो है वो कैसे शिक्षक बन सकता है, उनका तार्किक बौद्धिक क्षमता कितना समझ सकता है, उस आधार पे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको तुरंत तर्क लगाना है। तो क्वेश्चंस देखिए, ऑप्शंस देखिए, तर्क लगाइए, मैं डायरेक्ट राइट ऑप्शन बताऊंगी। ठीक, तो देख लीजिए इसका ऑप्शंस आप। ए ऑप्शन जो दिया है उसको, बी को और सी को। तो इसका क्या है, शिक्षण के प्रमुख स्तर तीनों होंगे। क्या होंगे आपके? उपयुक्त तीनों, स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति मतलब माइंड आपका कितना कैच कर रहा है ना। समझ कितने अच्छे से आ रहा है, याद करी हुई बातें आप कितने अच्छे से चिंतन कर रहे हो, स्मृति कर रहे हो, है ना। इन तीनों चीज का सार है क्या है, शिक्षण के प्रमुख स्तर। देन नेक्स्ट, शिक्षण की विधियां निम्न में से क्या क्या है? शिक्षण की विधियां, तो इसका भी राइट आंसर आप लोग देखिए, खुद से लगाने का प्रयास कीजिए। रिवीजन बेस है ना, तो थोड़ा स्पीड से करेंगे इसको। ठीक, व्याख्यान है आपका, है ना, प्रदर्शन है, गतिविधि है। शिक्षण की विधियों में क्या है आपका, तीनों आ जाएगा। ठीक, उपयुक्त तीनों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के चरण निम्न में से कौन है? शिक्षण प्रक्रिया होती है, उसके चरण होते हैं, तो उसके कौन कौन से चरण हैं उसको देखते हैं। देखिए ऑप्शंस देखिए, खुद से लगाने का कोशिश कीजिए, कल एग्जाम है ना। क्या आ जाएगा आंसर? उपयुक्त तीनों। योजना आ जाएगा, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, और सी शिक्षण की अभिरुचि। ठीक, तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा अध्यापक वह है जो, अब अच्छा अध्यापक कौन हो सकता है? तो चलिए ऑप्शंस देखते जाइए और राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। कौन हो सकते हैं अच्छे अध्यापक? जो कि अपने विद्यार्थियों से क्या करते हैं, सच्ची लगन रखते हैं। तार्किक क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आपका तार्किक बौद्धिक विकास कैसा है, एक शिक्षक आप रहोगे, एक शिक्षक बनोगे आप, तो कैसे सोच रहेगी, उस पर आधारित क्वेश्चन है ये, बनते ही हैं ये क्वेश्चंस। ठीक, अच्छा अध्यापक कौन है? जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखे। सारे ऑप्शंस देखा जाए तो ठीक है, पर आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए हैं? कौन से स्कूल में खोले गए हैं? तो डायरेक्ट ऑप्शन मारते हैं, जर्मनी में। कहां खोले गए हैं? जर्मनी में। ठीक, किंडरगार्टन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? यह विचार किसका था? तो डायरेक्ट आंसर, इसका सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लेते हैं, टीपी नन। किनका था? टीपी नन। ठीक, किनका था? टीपी नन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभिप्रेरण एक। अभिप्रेरण एक क्या है? ऑप्शंस देखिए, ये शिक्षा से रिलेटेड है ना। ठीक, और इसमें क्या है आपकी तर्क, बौद्धिक क्षमता, इसको क्या करना है, प्रबल करना है। तो इसका राइट आंसर
क्या ले सकते हैं हम लोग? मनोवैज्ञानिक अवस्था। क्या ले सकते हैं? मनोवैज्ञानिक अवस्था। अभिप्रेरण क्या है? मनोवैज्ञानिक अवस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, ठीक। सारे ऑप्शंस दिए हैं इसमें, सारे ऑप्शंस वाजिब है, ठीक, पर आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या सिलेक्ट करोगे आप? क्या ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप लोग? समाज के सभी वर्गों का, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? समाज के सभी वर्गों का क्या होता है? शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, ठीक। सारे ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ रही हूं, आप लोग पढ़िए और बेस्ट ऑप्शन जो है उसको मारने की कोशिश कीजिए, टिक मारने की, है ना, बेस्ट ऑप्शन लेने की कोशिश कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर का। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? ऑप्शंस पढ़िए, ए बी सी डी ऑप्शन, और खुद से आप लोग क्या कीजिए, उसका राइट आंसर लगाइए। खुद से इसका राइट आंसर लगाइए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। किसी बच्चे को क्या है, आप कोई भी चीज का जिम्मेदारी दोगे, सौंपोगे, तो वो क्या करेगा? अनुशासन की भावना, हाँ इस चीज को मुझे करने के लिए दिया गया है तो उस चीज को मैं करूं करके, ठीक। बेस्ट ऑप्शन क्या है? उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। बाकी सारे ऑप्शंस भी ठीक बैठते हैं, सबका अपना अपना तर्क होता है, पर आपको बेस्ट तर्क देना है, तभी ये एग्जाम क्या है, क्वालिफाई होगा। अब देखिए अगला, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। एक अध्यापक हो आप, उसके रूप में आप क्या चीज को प्राथमिकता दोगे? तो चलिए बेस्ट ऑप्शन इसमें से पढ़ के आप लोग टिक लगाइए, कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा? जल्दी पढ़िए बेस्ट ऑप्शन। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। क्या चीज को? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, ठीक। किसको प्राथमिकता दोगे आप अध्यापक के रूप में? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। कई का तर्क ये होगा विज्ञान विषयों को दे सकते हैं, या उच्च विचारों को दे सकते हैं, या आस्था को, ठीक। पर बेस्ट ऑप्शन चुनना है तो क्या चुनेंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि, बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि। चलिए ऑप्शन पढ़िए आप लोग और बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप ही लोग पढ़िए बेस्ट ऑप्शन और आप ही लोग सिलेक्ट कीजिए। कल ही एग्जाम है, बेस्ट ऑप्शन आप ही लोग सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शंस पढ़िए। क्या हो सकता है इसका बेस्ट ऑप्शन? ए ऑप्शन, ठीक। क्या है? ए ऑप्शन। इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को क्या प्रधानता दी जाती है? पाठ्य विषय जो भी है आप उसकी अपेक्षा किनको ध्यान देना है आपको? किनको प्रधानता देनी है? छात्र को, ठीक। सारे ऑप्शंस में कौन सा सबसे बेस्ट है? ये। अब चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्या है? शिक्षण क्या है? अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर लीजिए, कौन सा ले सकते हो? लीजिए 12वें का राइट आंसर क्या लेंगे आप लोग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ लिए चारों ऑप्शन। एक कौशल, शिक्षण क्या है? एक कौशल है जो इंसान के कौशल व्यक्तित्व को भी निखारती है, बढ़ाती है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ठीक। छात्रों के चरित्र निर्माण में ऑप्शंस पढ़िए और बेस्ट ऑप्शन क्या होगा उसको टिक लगाने की कोशिश कीजिए। जल्दी पढ़िए ऑप्शंस को। अब बेस्ट ऑप्शन क्या सेलेक्ट किए आप लोग? देखिए इसका बेस्ट ऑप्शन होगा स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। देखिए अध्यापक खुद आदर्श चरित्र वाले होंगे, है ना, वो खुद एक आदर्श बन के फिर बच्चों लोगों को प्रेरित करेंगे, उनको ही देख के सीखेंगे ना बच्चे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अब देखिए अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? यहां पे एक चीज याद रखिएगा, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस है। नीति 2020 लागू हुई है, कितने भाषाओं में लागू हुई है? 18 भाषाओं में। राइटिंग समझ नहीं आ रहा है तो मैं जो लिख रही हूं 18 स्थानीय भाषाओं में, है ना। और कौन सी शिक्षा नीति है ये? कौन सी शिक्षा नीति है? तृतीय शिक्षा नीति। और हमारे केंद्रीय
शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। ये जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रही हूं आईएमपी है, नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। तृतीय शिक्षा नीति है ये। इसके पहले दो और शिक्षा नीति है, उनको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। दो और शिक्षा नीति है, पहला है 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, दूसरा है 1986 द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रथम, द्वितीय, देन ये तृतीय, ठीक। तृतीय शिक्षा नीति धर्मेंद्र प्रधान जी हैं हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ठीक। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, पहले इसके स्क्रीनशॉट मारिए। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए? आप देखिए एक चीज और इसमें नोट डाउन करिएगा। क्या चीज नोट डाउन करना था? ठीक है, जितना मैंने बताया ना उतना याद रखिएगा, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू है, 18 स्थानीय भाषाओं में लागू है हमारे यहाँ, है ना। और धर्मेंद्र प्रधान जी क्या है? हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी है ना, तो उसको नोट डाउन करिएगा। हाँ, ये चीज जो अभी जैसे शिक्षा मंत्रालय किए, शिक्षा मंत्रालय करके है ना, इसका पूर्व नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को मैं भूल रही थी, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या है? तो पूर्व नाम क्या था आपका? मानव संसाधन विकास। क्या था? मानव संसाधन विकास। इसी को चेंज करके क्या कर दिए फिर? तृतीय शिक्षा नीति के तहत, है ना, शिक्षा मंत्रालय किए। क्या किए? ये पूर्व था ना, पूर्व मानव संसाधन विकास। शिक्षा मंत्रालय नाम किए हैं इसको, मानव संसाधन विकास का नाम चेंज करके क्या किए? शिक्षा मंत्रालय किए हैं। तो इन चीजों को आप लोग याद रखोगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक। अब चले आगे, इन सब चीज को याद रखिएगा। और शिक्षा मंत्रालय किस नीति के तहत इसका नाम चेंज किए हैं? शिक्षा मंत्रालय किए हैं किस नीति के तहत? आपका तृतीय शिक्षा नीति। कौन सा? तृतीय शिक्षा नीति। तृतीय शिक्षा नीति कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक। तृतीय नीति के तहत क्या किए हैं? इसका नाम चेंज किए हैं। क्या किए हैं? इसका नाम शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक। और देखिए इसमें क्या किया जाएगा? कक्षा 5 तक जो बच्चे हैं उनको क्या है? स्थानीय भाषाओं में, उनके स्थानीय भाषाओं में क्या ही शिक्षा दिया जाएगा। तो और क्या है? बच्चे लोग अच्छे से शिक्षा को क्या करेंगे? अपने अच्छे से वो लोग क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। स्थानीय भाषा में ही होगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ इंग्लिश में ही पढ़ना है तो हिंदी में ही पढ़ना है ना। अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा। और एक चीज याद रखिएगा कि जो एमबीबीएस है ना, एमबीबीएस के पाठ्यक्रम को पूरा हिंदी में पढ़ाया जाएगा। एमबीबीएस के पाठ्यक्रम को क्या किया जाएगा? पूरे हिंदी में पढ़ाया जाएगा। उस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए 14 क्वेश्चन क्या था? अब क्वेश्चंस पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस पढ़िए आप लोग, ऑप्शंस पढ़िए और बेस्ट ऑप्शन आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। पढ़िए ऑप्शन, चलिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है? संपूर्ण शिक्षा तंत्र को क्या देना है? नया रूप देना है, नया रूप देना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में देख लिए, है ना। प्रथम क्या था? 1968 था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और द्वितीय क्या था? 1986, ठीक। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। चलिए ऑप्शंस पढ़िए, बेस्ट ऑप्शन चुनिए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, है ना। जो भी कुछ कार्य होगा शिक्षण के प्रति, कार्य शिक्षक का जो भी कार्य होगा उसको करने के लिए अपेक्षित सभी योग्यताएं, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अभियोग्यता के लिए अपेक्षित सभी योग्यताएं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप, अब देखिए पढ़ाते समय कुछ कुछ गलती हो जाता है ना। कभी कभी क्या होते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे याद किए, बहुत सारे क्वेश्चन उसी से रिलेट बनते हैं, तो ऑप्शंस कभी गलत हो भी जाते हैं, है ना। तो उसी त्रुटि हो जाए तो क्या संकेत करते हैं आप? तो इस चीज को, चलिए आप लोग अध्यापक होते तो क्या करते, उससे रिलेट करके मारिए ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन चुनिए। चलिए बेस्ट ऑप्शन है स्वीकार कर लेना, अपनी गलतियों को क्या करना? स्वीकार कर लेना कि हाँ यहाँ पे गलत ऑप्शन या गलत पढ़ा दिए थे, तो उसको आप लोग क्या कर लो? सुधार कर लो, अपडेट कर लो, ठीक। बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वीकार कर लेना। अब देखिए अगला है 17वां क्वेश्चन, शिक्षण की परियोजना पद्धति। शिक्षण की परियोजना पद्धति स्पीड में पढ़ा रही हूं क्योंकि रिवीजन
हो रहा है, आप लोग पढ़ लिए होगे, रिवीजन कर लीजिए बस। चलिए ऑप्शंस पढ़िए, कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, चलिए बताइए। शिक्षण की परियोजना पद्धति क्या है, क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? कई लोग सोचेंगे पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, नहीं, बालक केंद्रित है। ठीक, आपको क्या करना है, जो आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो केंद्रित होने चाहिए। शिक्षण की परियोजना पद्धति यही है। ठीक, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? चलिए बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए, बेस्ट ऑप्शन चूज कर, ए सभी। ठीक है, ए सभी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करो, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन रखना है, समय का सदुपयोग करना है। ये तीनों बातें आपको सिखाना है जब आप शिक्षक बन जाओगे तो अपने विद्यार्थियों को। ठीक, बीएड डीएलएड में आप लोग सिलेक्शन ले लोगे, फिर क्या करोगे, शिक्षा कर्मी की पढ़ाई करोगे आप लोग, है ना, उसके बाद शिक्षक बन जाओगे, तो आप लोग क्या करोगे, अपने बच्चों को सभी चीज सिखाओगे, समय का सदुपयोग कैसे करना है, ये सारी चीजें। अब देखिए अगला, अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? तो ऑप्शंस पढ़िए, बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। देखिए बेस्ट ऑप्शन है, छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी, जैसे भी हो सर्वोच्च तरीके से क्या करना है, विकास करना है। छात्र की प्रतिभा को क्या करना है, सर्वोन्मुखी विकास करना है। तो अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है, ये है। सारे ऑप्शंस फिट बैठ रहे हैं, पर हमको बेस्ट ऑप्शन लेके चलना है। ठीक, यही होता है तार्किक क्षमता, और एक अध्यापक आप बनने वाले हो तो उसकी सोच रख के आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। ठीक, अब देखिए अगला, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है, पढ़िए ऑप्शन और राइट आंसर दीजिए, राइट ऑप्शन दीजिए। देखिए अब पढ़ते हैं, पढ़ लिए ना सारे ऑप्शंस, थोड़ा जल्दी पढ़िएगा स्पीड में। ठीक है, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि स्वार्गीण विकास हो, बच्चों का क्या हो, स्वार्गीण विकास हो, सभी तरीकों से क्या हो, बच्चों का विकास हो। हम शिक्षक हैं, हम चाहते हैं ना कि हमारे स्टूडेंट हमसे आगे निकले करके, तो यही है, बच्चों का क्या हो, सभी तरीकों से विकास हो, स्वार्गीण विकास हो बच्चों का। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? देखिए बहुत सारी शिक्षण विधियां होती हैं, तो कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को, वास्तविक जो अनुभव होते हैं उनको प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण से उत्तम है? तो चलिए ऑप्शंस देख के बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जल्दी। अब देखिए अनुभव का बात किया है, अनुभव का, तो भ्रमण विधि क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, भ्रमण विधि। अनुभव कैसे मिलेगा आपको, अनुभव कैसे मिलेगा, है ना, भ्रमण विधि से मिलेगा आपको। ठीक, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? किसी छात्र को जैसे समझना है तो शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? चलिए आप लोग ऑप्शन देखिए, पढ़िए, राइट आंसर चूज कीजिए। तो इसका भी क्या है, डी, ये सभी। बाल मनोविज्ञान, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचि और प्रवृत्तियां क्या है ना, इस बात का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए एक शिक्षक को। ठीक, एक शिक्षक को इन सभी बातों का ज्ञान होना चाहिए कि बालक क्या सीखना चाहता है, अभिरुचि किसमें है, प्रवृत्तियां क्या है उसकी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? अब बच्चों का बात हो गया, अब क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय भावना विकास हेतु कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो पढ़िए आप लोग ऑप्शन, पढ़िए ऑप्शन, क्या कदम उठाना चाहिए एक शिक्षक को, पढ़िए ऑप्शंस, बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए सारे ऑप्शंस जब आप लोग पढ़ लोगे तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो सकता है, बी, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कराना चाहिए जिससे छात्रों में क्या हो, राष्ट्रीय भावना जागे, है ना, तभी तो विद्यालय में कराया जाता है ना, राष्ट्रीय भावना जागने के लिए, राष्ट्रीयता के प्रति बहुत सारे कार्यक्रम। ठीक, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से रखना चाहिए? तो किस बातों को मुख्य रूप से रखना चाहिए जो भी आप पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं?
ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस देखिए, क्या हो सकता है बेस्ट ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्या हो सकता है? डी। ए और बी दोनों। शिक्षा के उद्देश्य को और छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों और योग्यताओं को, इस हिसाब से आपका क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। इसलिए छोटे छोटे बच्चों का जब पाठ्यक्रम बनाते हैं तो उसमें देखिए कविता, रंग बिरंगा लगे बच्चों को करके, तितलियां, है ना, इन सारी चीजों को उसमें रखा जाता है। ठीक, शिक्षण अनुसंधानों इनसे कुछ रिलेट नहीं है। शिक्षा के उद्देश्य और क्या है आपका? छात्रों की आवश्यकता, रुचियां एवं योग्यता। ठीक, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। किससे रिलेट क्वेश्चन हो रहा है? मौखिक अभिव्यक्ति। ऑप्शंस पढ़िए और राइट आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए, जहां पर ये सभी दिखा मतलब किसको टिक लगाना है? ये सभी पर एक बार ऑप्शंस आप लोग क्या कर लेना? पढ़ लेना। परिचर्चाओं का आयोजन करना चाहिए, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए, अंत्याक्षरी का आयोजन करना चाहिए। ठीक, अब चले अगले क्वेश्चन में। छात्रों को गृह कार्य दिया जाए। अब देखिए, आप लोग मैडम बनोगे, शिक्षक बनोगे, सर मैडम बनोगे, तो छात्रों को गृह कार्य दोगे, होमवर्क दोगे, तो वह कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शंस पढ़ के आप लोग राइट आंसर लगाइए। चलिए, कौन सा आप लोग लगाओगे अपने अनुसार? लगाइए, चलिए ऑप्शंस। देखिए, छात्रों को आप लोग गृह कार्य दे रहे हो, होमवर्क दे रहे हो, तो जिस चीज को आप पढ़ाओगे उस चीज का होमवर्क दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। पढ़ा हूं तो इस चीज को ऐसे ऐसे पढ़ाएं करके बच्चा रिवीजन करके उस चीज को क्या करके आएगा? करके आएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ना। शिक्षक क्या है? राष्ट्र के निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चलिए, अब ऑप्शन पढ़ के बेस्ट ऑप्शन आप लोग चूज कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर चलिए बताइए। जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़िए। देखिए, इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? यह वास्तविकता है, क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसलिए आगे क्वेश्चन में भी पढ़े ना कि स्कूल में कौन से कार्यक्रम करने चाहिए? राष्ट्रीयता के प्रति भावना पैदा करने वाले कार्यक्रम करने चाहिए। तो इसी से रिलेट है क्वेश्चन भी, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर क्या प्रतिक्रिया है? तो वो क्या है? जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, उनको आगे चलकर क्या राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाने है, तो उसके लिए उनको क्या करना है? तैयार करना है। अब देखिए 28वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शिक्षण की सबसे कमजोरी विधि कौन सी है? शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? तो चलिए पढ़िए। कौन सा आएगा राइट आंसर? संवाद करना, ये विधि कमजोर विधि है, या दृश्य श्रव्य मतलब कि आप देख भी रहे हो, सुन रहे हो, वो विधि, या प्रोजेक्ट दे देते हैं बनाने के लिए वो विधि, या पाठ्य पुस्तक विधि? तो देखिए, सबसे कमजोर विधि देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक विधि है। कौन सा है? पाठ्य पुस्तक विधि। संवाद करना अच्छा है, चर्चा करना अच्छा है, दृश्य और श्रव्य विधि, देख रहे हो, सुन रहे हो, वो विधि बेस्ट है। प्रोजेक्ट आपको कुछ चीज दिया जा रहा है कि आप ये करके लाइए, प्रैक्टिकल करके लाइए, प्रोजेक्ट करके लाइए, ये सबसे अच्छी विधि। पर पाठ्य पुस्तक जो लिखा हुआ है उसी को ही देख देख के करिए, तो ये थोड़ा सा कमजोर विधि है। ठीक, 29 नंबर का क्वेश्चन, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। पर्यावरण करके एक सब्जेक्ट होता था, है ना, हम लोग जब पढ़ते थे तीसरी चौथी पांचवी में, एक पतला सा बुक आता था, तो वही बोल रहे विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। तो पढ़िए, चलिए ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए। कौन सा हो सकता है राइट आंसर आपके हिसाब से? चारों ऑप्शंस पढ़ लिए आप लोग? चारों ऑप्शंस पढ़ लिए? देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। देखिए, पर्यावरण जब पढ़ाएंगे, है ना, पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, जैसे जल को गंदा ना करे, है ना, और वायु प्रदूषण ज्यादा ना करे, इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ाएंगे तब क्या होंगे? उसके प्रति जागरूक होंगे, है ना। पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। अब चलते हैं अगला 30वें नंबर का क्वेश्चन में। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? जो प्रौढ़ शिक्षा है
वो किनके अधिकार में होनी चाहिए, कौन से व्यक्तियों के। तो चलिए ऑप्शंस पढ़िए, बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, उपरोक्त सभी नहीं, गैर सरकारी समितियों के हाथ में होना चाहिए। किनके हाथ में होना चाहिए, गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए प्रौढ़ शिक्षा। ठीक, ये प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये सारे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या होगा, है ना, निशुल्क और प्राइमरी अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या होगा। चलिए ऑप्शंस पढ़िए और राइट आंसर, बेस्ट राइट आंसर सिलेक्ट कीजिए। देखिए इसका ये सभी होंगे, पूछिए क्यों, बालकों में साक्षरता है वो बढ़ेगी, है ना, प्राइमरी शिक्षा लागू होने, अनिवार्य रूप से प्राइमरी शिक्षा लागू होगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षरता बढ़ेगी, देश में भी साक्षरता बढ़ेगी। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं, कौन से विधि से, आप एक शिक्षक बनोगे, आप ही लोग बताइए। चलिए ऑप्शन, किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, कौन सा लगा रहे हैं आप लोग। क्या हो सकता है, स्वयं करके, कई लोग बोलेंगे देख कर, सुनकर, पढ़कर, जब तक वो स्वयं नहीं करेंगे तब तक वो सबसे अधिक और अच्छी तरह नहीं सीख पाएंगे। ठीक, देखना सुनना तो है ही उनको, पढ़ना तो है ही, पर स्वयं करना है। ठीक, अब चलिए सबसे, मैंने बोला ना सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। देखिए शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, चलिए ऑप्शंस पढ़िए, राइट आंसर लगाइए, कौन सा हो सकता है। क्या हो सकता है राइट आंसर, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब क्या होंगे, छात्र केंद्रित होंगे, छात्र क्या होंगे, केंद्रित होंगे, तभी क्या होगी, शिक्षा सार्थक होगी। ठीक, समाज केंद्रित हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, ये सब नहीं, छात्र केंद्रित होने चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। आप लोग जब पेपर दिलाने बैठोगे ना तो एक शिक्षक बनकर ही बैठना कि मैं शिक्षक हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं शिक्षक के रूप में कैसे दे सकता हूं। ठीक, तभी आपके सारे क्वेश्चन आंसर राइट होंगे। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, पढ़िए चलिए ऑप्शन आप लोग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। कौन सी भूमिका सराहनीय है एक शिक्षक के लिए, कि वो शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता कैसे कर रहे हैं, प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। ठीक, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, आप प्रबंधन क्षमता ही अच्छे से नहीं करोगे तो ये सब करोगे भी तो कोई भी उसका महत्व उतना नहीं है जितना आप प्रबंधन करने के बाद ये सब करोगे। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं तो शिक्षक को कब जांचना चाहिए। ठीक, चलिए आप ही लोग बताइए इसका राइट आंसर पढ़ के। आप लोग शिक्षक बनोगे तो कब चेकिंग करोगे, जो लिखने छात्र लिखेंगे उसको एलिमिनेट करके बनाओ, खाली समय वाला छोड़ो, अगले सप्ताह वाला छोड़ो, सप्ताह लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बात करिए। ठीक, फिर बच्चों को बताओ कि यहाँ पे बेटा आपने गलत किया हुआ है तो आप इसको क्या करो, राइट करो। ठीक, एक सप्ताह तक तो और भी सिलेबस फिर होते जाएंगे। अब देखिए किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। ठीक, किस विद्वान ने, इसको डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं इसका। ठीक, इसका आप लोग ऑप्शन मत लगाइए, कौन है इसके, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं, हर्बट, हर्बट ने 5 चरण बताए हैं। ठीक, डायरेक्ट आंसर याद कीजिए, सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, किस विद्वान ने, हर्बट ने 5 चरण बताए हैं सीखने के। ठीक, अब देखिए अगला 37 नंबर का, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। शिक्षण से संबंधित कोई भी समस्या है उसको हल करने का दायित्व किनका है। चलिए आप ही लोग ऑप्शन पढ़ के इसका राइट आंसर दीजिए, किनका है, डायरेक्ट शिक्षकों का। किनका, शिक्षकों का है ना, शिक्षण की समस्या को कौन हल कर सकता है, शिक्षक, प्रधानाचार्य तो हेड है, सरकार, शिक्षाविद, शिक्षक ही हल करेंगे, मेन जो नीचे की कड़ी है वो हल करेंगे। अब देखिए अगला, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनानी है
तो उसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो पढ़िए, राइट आंसर निकालिए इसमें से। इसका भी जहां भी ये सभी देखे एक बार ऑप्शंस पढ़ना, डायरेक्ट ये सभी लगाना। यथार्थ जीवन के उदाहरण का भरपूर प्रयोग, छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करना चाहिए। हमारे यहाँ योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में भी हमारे जब योगेंद्र सर जी जब पढ़ाते हैं तो अपने जीवन के, यथार्थ जीवन के भी बहुत सारे उदाहरण देते हैं वो, कि ऐसे करना चाहिए करके, है ना। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। छात्रों के साथ चर्चा भी करते हैं वो, और शिक्षण सामग्रियों का खूब प्रयोग। तो जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है उस हिसाब से पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट ले लेते हैं, ये सारी चीजें हैं। पर वो अपने यथार्थ जीवन का भी उदाहरण देते हैं। तो रुचि करने के लिए आप क्या करोगे? बच्चों को अपना यथार्थ जीवन का क्या करोगे? उदाहरण भरपूर प्रयोग करना, ठीक है। ये सभी आ जाएंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 39 नंबर के। अब अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है 39 नंबर का? तो चलिए ऑप्शंस लगाइए, इसके बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए आप लोग इसका। एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या हो सकता है? छात्रों का विश्वास। क्या चीज? छात्रों का विश्वास, ठीक। बेस्ट ऑप्शन क्या है? छात्रों का विश्वास। कई लोग अपने सोच के हिसाब से उसकी गरिमा या मर्यादा ये भी हो सकता है, पर आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, छात्रों का विश्वास। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? कौन छात्रों में कौन करता है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना? चलिए बेस्ट ऑप्शंस आप लोग लगाइए। कौन करता है? यहाँ पे खेल का मैदान। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कौन करता है? खेल का मैदान। कौन करता है? खेल का मैदान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 41 नंबर का क्वेश्चन। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन क्या करते हैं? तो ऑप्शंस पढ़िए, चलिए बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। कौन करेंगे भाई? ये वाले शिक्षक बहुत अच्छे हैं, इनसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ये सब करके उनके शिष्य करेंगे। कौन करेंगे? उनके शिष्य। जो पढ़ रहे हैं वही करेंगे, है ना। अब देखिए अगला, शिक्षक का मूल कार्य है। शिक्षक का मूल कार्य है, चलिए ऑप्शंस पढ़िए। शिक्षक का मूल कार्य क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा, ठीक। बार बार बोल रही हूँ। और एक शिक्षक के भांति, आप शिक्षक हो, आपका सिलेक्शन हो, उस भांति से एग्जाम को दिलाइएगा। क्या हो सकता है? अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना शिक्षक का मूल कार्य है। कि अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण कैसे तैयार करे, बच्चे को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए या कैसे पढ़ाए, है ना। अनुकूल वातावरण तैयार करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। ऑप्शंस पढ़िए, चलिए। क्या लगाना है इसमें? इसका आंसर तो सभी लोग बता दोगे, क्या होगा? डी ऑप्शन, ये सभी। लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, काम पूरा करके ही दम लेना। आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो तो हम लोग पढ़े ना, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। आप लोगों को क्या बनना है? सबसे लास्ट, है ना। आपको जो भी आप काम लोगे उसको क्या करना है? पूरा करके ही दम लेना है। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। अब देखिए अगला, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। थोड़ा स्पीड में क्लास चल रहा है, रिवीजन क्लास है, ठीक। ए, लोकतंत्र मजबूत होता है। बी, अंधविश्वास में कमी आती है। सी, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तीनों है, ठीक। तीनों ऑप्शन राइट आंसर है। शिक्षा के प्रचार प्रसार में तीनों होना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना, अंधविश्वास में कमी आती है, सी, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। चलिए अगला 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शंस लगाते जाइए आप लोग, बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए इसमें। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, पढ़िए ऑप्शन। बालकों का स्वर्गीण विकास, ठीक। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालकों का विकास, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं? जब आप शिक्षक बनोगे तो आप किस आधार पे किसी छात्र को आप श्रेष्ठ मानोगे? तो चलिए ऑप्शंस देखिए। राइट ऑप्शन आप लोग खुद से लगाइए, ऑप्शंस पढ़ के।
जो शिक्षकों को सम्मान दे, उनकी आज्ञा माने, सुशील शर्मिला और अनुशासन में रहे, नियमित पाठशाला आता हो, जो शिक्षण ग्रहण करने में और अध्ययन में। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? सी, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में क्या रखता हो? रुचि रखता हो। देखिए सारे ऑप्शंस एक तरीके से देखा जाए तो सही है, पर आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है ना? तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में क्या हो? रुचि रखता हो। बाकी तो शिक्षक को सम्मान देगा ही, उनका आज्ञा मानेगा ही, पर बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए, है ना? अब देखिए अगला, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है, तो चलिए ऑप्शंस पढ़िए और बेस्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या हो जाएगा? वार्तालाप करना। क्या हो जाएगा? डी, वार्तालाप करना। ठीक, वार्तालाप करना, उससे क्या होगा? जो भी भाषा आपको सीखना है वो क्या है? भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। ठीक, अब देखिए 48वें नंबर का क्वेश्चन, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, एक प्रधानाचार्य जो है उनको होना चाहिए। तो ऑप्शंस देखिए और राइट आंसर लगाइए आप लोग, क्या होना चाहिए एक प्रधानाचार्य को? सबसे बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए जो भी प्रधानाचार्य हैं उनको छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए। आपके डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, देखिए छात्रों की प्रतिक्रिया, कोई भी टीचर जैसे पढ़ाता है तो उनके प्रति सकारात्मक भाव भी आता है, नकारात्मक भी आता है। तो नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो आप लोग पढ़िए ऑप्शन, और बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? टिक लगाइए। चलिए क्या हो जाएगा? छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। ठीक, क्या हो जाएगा? छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। आपके अनुसार, लास्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? चलिए ऑप्शंस पढ़िए और बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? शिक्षक केंद्रित होने चाहिए, या प्रोजेक्ट केंद्रित, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या बालक केंद्रित? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण की योजना पद्धति क्या होनी चाहिए? बालक केंद्रित होनी चाहिए। अब देखिए 60 एमसीक्यू कराना था, 50 एमसीक्यू है, 60 एमसीक्यू कैसे करेंगे आप? कौन सी शिक्षा नीति चल रही है अभी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एक क्वेश्चन वहां से कर लीजिएगा। दूसरा कौन सी शिक्षा नीति है? तृतीय शिक्षा नीति है, एक क्वेश्चन वहां से हो गया, है ना? और कौन, कितनी कुल टोटल कितनी शिक्षा नीतियां हैं? 3 शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, और एक कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86, 1986, है ना? और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम धर्मेंद्र प्रधान, है ना? और कौन सी शिक्षा नीति है? तृतीय शिक्षा नीति। और शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था? मानव संसाधन विकास, है ना? उसको भी देख लीजिएगा। इस तरीके से आपके क्या बन गए? क्वेश्चंस बन गए। और शिक्षा मंत्रालय मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कब, कौन सी नीति के तहत किए? तो तृतीय शिक्षा नीति के तहत किए। तो इन सब क्वेश्चंस को भी आप लोग, जब मैं एक बार बताई हूं उसी को अगर आप लोग देखोगे तो आपके और क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे। और कितने स्थानीय भाषाओं में? 18 स्थानीय भाषाओं में किया जा रहा है ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। और स्थानीय शिक्षा में अगर बच्चे लोग शिक्षा सीखेंगे, है ना, तो उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो, कोई प्रेशर नहीं होगा कि हाँ इसी लैंग्वेज में मुझे पढ़ना है करके, है ना? ताकि उनका क्या होगा? और व्यक्तित्व निखरेगा, और व्यक्तित्व विकास होगा उन लोग का, और कौशल विकास होगा। कक्षा 5वीं तक उनको क्या देंगे? स्थानीय भाषाओं में शिक्षण देंगे। और एक चीज बताया था मैंने, एमबीबीएस में की भी पढ़ाई जो है वो हिंदी में शुरुआत करेंगे करके घोषणा हुई है। एमबीबीएस की पढ़ाई भी अब हिंदी पाठ्यक्रम में होगी। ठीक, इतने सारे क्वेश्चंस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका 60 तक एमसीक्यू चला जाएगा। इसको बार बार रिवाइज करके देखिएगा। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल में। कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल में। ठीक, तो वहां से ले लीजिएगा। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस करके है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का। ठीक, तो कल के एग्जाम के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप एक शिक्षक के रूप में बैठकर पेपर दिलाइएगा, और जो भी आंसर आपको लगता है कि मैं शिक्षक होता तो मैं ऐसा करता, उस तरीके से आप लोग एग्जाम को दीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए आप लोगों को।